हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 को एक समरी के तौर पे देखने वाले हैं। आगामी सीजीपीएससी की जो परीक्षा है जो कि फरवरी 2024 को रखी गई है, इस परीक्षा में या सीजीपीएससी और व्यापम की किसी भी परीक्षा में इकोनॉमिक सर्वे कितने महत्वपूर्ण है ये आप प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालिसिस करके समझ सकते हैं। फरवरी 2024 में जो होने वाली परीक्षा है वहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के आंकड़े पूछे जाएंगे और इस इकोनॉमिक सर्वे को अगर आप बहुत ठीक से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 10 से 15 घंटों का समय चाहिए रहेगा। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है, हमको क्विक रिवीजन के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, तो मैंने इस वीडियो में बिल्कुल समराइज तरीके से सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पर शामिल किया है जो कि या जिस ट्रेंड पर हमारे यहाँ अब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के महत्वपूर्ण आंकड़ों की चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो सीरीज़ केवल 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। आज के इस वीडियो के अलावा एक वीडियो और पब्लिश करेंगे जहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के बचे हुए चैप्टर्स को हम वहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। जितना संभव हो पाएगा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद कल की वीडियो में या नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी वहाँ पर हम बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। ये शॉर्ट नोट्स मैंने अपने स्वयं के लिए बनाए हैं, जहाँ पे मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को शामिल किया है जो कि सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। इकोनॉमिक सर्वे में डेटा ही डेटा मिलेगा आपको। पढ़ने बैठेंगे तो चाहे सब कुछ ऐसा लगेगा कि सारा कुछ महत्वपूर्ण है और सब कुछ पढ़ लें, और परीक्षा के एक दिन पहले आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये नोट्स या ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस पे है। इसे आप सारा का सारा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो रहा है ये मान करके इस वीडियो को नहीं देखेंगे। जो व्यक्ति इकोनॉमिक सर्वे पढ़ चुके हैं वो उन्हीं सोर्सेज से रिवीजन कीजिए जहाँ से आप पढ़ चुके हैं या जिस वीडियो से आप पढ़ चुके हैं। जो लोग इकोनॉमिक सर्वे अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ये जो 2 घंटे की वीडियो होने वाली है इसे ही 2 से 4 बार आप रिवाइज करके जाइए। इससे ज़्यादा आप न तो अभी पढ़ने का आपके पास समय है और ना ही इसको उससे ज़्यादा पढ़ा जाना चाहिए। अब अगर आप नहीं पढ़े हैं इसी कंडीशन में आप इसको रिवीजन के लिए रेफ़र कीजिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से यही सजेशन है कि ये लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए है और इसको आप कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे मान करके मत चलिए, ठीक। शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का जो पहला चैप्टर होता है जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में चर्चा की गई होती है, वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। बात की गई है भारत के विकास दर के बारे में। अब विकास दर या कई आंकड़े जब आप पढ़ेंगे तो आपको 2 टाइप्स के आंकड़े पढ़ने को मिलेंगे। एक शब्द मिलेगा आपको स्थिर मूल्य पर और एक है आपका प्रचलित मूल्य पर। इन दोनों शब्दों को मैं यहाँ पर पहले ही आपसे चर्चा कर लेता हूँ ताकि ये जो आंकड़े हम बार बार अलग अलग स्थिर और प्रचलित मूल्य पर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समस्या ना हो। स्थिर मूल्य का मतलब है 2011 के आंकड़े, 2011-12 के आंकड़े। स्थिर मूल्य का मतलब है कि वो मूल्य जिसको स्थिर मान करके हम अपनी आज की महंगाई का आकलन करेंगे, ठीक। जब आप किसी चीज़ को तुलना करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि पहले क्या था और अभी कितना परिवर्तन हुआ है ना। जैसे कि मान लीजिए महंगाई की हमको चर्चा करनी है तो हम कब की तुलना में महंगाई का आकलन करेंगे। मान लीजिए कल कुछ और रेट था, ठीक है, कल की डेट में कुछ प्राइस जो है वो कुछ अलग था और आज की डेट में कुछ प्राइस अलग है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा इसी को तो आप महंगाई कहेंगे। मान लीजिए कल कोई चीज़ 10 रुपये की थी, आज वही चीज़ 12 रुपये की मिल रही है, तो दोनों का डिफरेंस है 2 रुपये, इसी को हम महंगाई कहेंगे। मतलब हमको आज के आंकड़ों की तुलना करने के लिए कोई प्रीवियस या कोई पुराना आंकड़ा तो चाहिए, ठीक है। तो स्थिर मूल्य वही मूल्य है जो कि पहले स्थिर कोई ऐसा वर्ष रहा है जहाँ पे बहुत फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिला है, उस ईयर को हम स्थिर मूल्य जारी करने के लिए एक वर्ष आधार वर्ष के तौर पर मान करके चलते हैं। सरकार के ऊपर है कि किस वर्ष को स्थिर मूल्य मानती है।
और प्रचलित मूल्य वो है जो कि आज जिस समय पे हम जी रहे हैं, इस वर्ष क्या सिचुएशन है, इसी को हम कहेंगे प्रचलित मूल्य। ठीक है, तो इंडिया में विकास दर स्थिर मूल्य पर या स्थिर आंकड़ों के हिसाब से अगर बात की जाए तो 8.7% है 2021-22 के लिए, और 2022-23 के लिए जो नए एस्टिमेटेड आंकड़े हैं उसके हिसाब से 7% का विकास दर या इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करेगा इंडिया। ठीक है, तो शब्दों पे परीक्षा में जो क्वेश्चन है उसके शब्दों पे आपको ध्यान दे करके अपना आंसर चूज करना है। 8.7 या 7% दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा वो ठीक होगा, या 2021-22 या 22-23 के हिसाब से अगर पूछा जाए तो 21-22 के लिए 8.7% घोषित किया गया है और 22-23 के लिए 7% एस्टिमेटेड है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो पॉपुलेशन है 2.55 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 2.11% है। जनसंख्या के मामले में हम देश में 16वें नंबर पर हैं, और लिंगानुपात में हम 5वें नंबर पर हैं। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है। ये बेसिक फैक्ट हैं जो कि अभी इकोनॉमिक सर्वे में पहले पेज में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर 2018 से 20 तक के आंकड़े जारी किए गए हैं, जहां पे इंडिया में 97 है और छत्तीसगढ़ में 137। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या मातृत्व मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? प्रति 1 लाख माताओं के प्रसव पर होने वाली माताओं की मृत्यु, इसको कहा जाता है मातृत्व मृत्यु दर। किस पर जारी किया जाता है? यह 1 लाख पर जारी किया जाता है। प्रति 1 लाख माताओं द्वारा दिए गए शिशुओं के जन्म के समय होने वाली मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। मातृत्व मृत्यु दर 1 लाख पर जारी किया जाता है, जबकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, इसे जारी किया जाता है प्रति 1000 शिशुओं के जन्म पर होने वाली शिशुओं की मृत्यु, इसको कहेंगे हम शिशु मृत्यु दर। इनकी चर्चा मैं अपने पहले की वीडियो में ही कर चुका हूँ। तो मातृत्व मृत्यु दर पूरे भारत में 97 है, जबकि छत्तीसगढ़ में 137। हमारा 2030 तक का टारगेट ये है कि हमें इस आंकड़े को 100 तक ला करके फिक्स करना है, 100 से कम लाना है। शिशु मृत्यु दर 2022 के आंकड़े हैं, भारत में 28 है और छत्तीसगढ़ में 38। इस टारगेट को हमें 15 तक लाना है, 15 तक लाने का टारगेट है 2030 तक। अगला है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये बताता है कि देश में संस्थागत प्रसव कितना है। संस्थागत प्रसव कहने का मतलब है कि जो डिलीवरी, बच्चों की डिलीवरी जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होती है, उसको हम कहेंगे आपका संस्थागत प्रसव। छत्तीसगढ़ में लगभग 70% संस्थागत प्रसव होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, बाकी 15.7% के आसपास है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और इस प्रकार छत्तीसगढ़ में टोटल 85.7% संस्थागत प्रसव है। इस आंकड़े को याद रखिएगा। ये आंकड़े हैं 2019 से 21 के लिए। ठीक, अगला है राज्य की जीडीपी में वृद्धि से संबंधित कुछ आंकड़े हैं। जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे वर्ष 2022-23 में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का कितना कितना योगदान है, इसकी चर्चा की गई है। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से कृषि क्षेत्र का योगदान है कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है 5.9%, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि हुई है 7.8%, सेवा क्षेत्र में वृद्धि है 9.2% और ओवरऑल राज्य में वृद्धि दर रही है कितनी? 8%। वहीं अगर हम चर्चा करें कि पिछले 11 वर्षों में 2012 से लेकर के 2023 तक कितनी वृद्धि देखी गई है औसतन, तो कृषि क्षेत्र में 5.3%, उद्योग में 6.3%, सेवा क्षेत्र में 5.3% और ओवरऑल राज्य में 5.73% की वृद्धि देखी गई है।
अब ये इतने सारे जो आंकड़े हैं ये किसी न किसी फॉर्मेट में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, मैं प्रश्नों के प्रवृत्ति पर यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उतना समय नहीं है। आप ये मान करके चलिए कि इसी पैटर्न पे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि पूछ लेगा वर्ष 2022-23 के लिए जीएसडीपी में स्थिर मूल्य पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपका आंसर क्या होगा, 7.8%। या पूछेगा वर्ष 2012 से 23 तक या पिछले 11 वर्षों में उद्योग क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो 6.3%। यही जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का नेचर या क्वेश्चंस का लैंग्वेज रहने वाला है। ठीक, अगला है लिंगानुपात के बारे में। वर्ष 2021 का जो एस्टिमेटेड आंकड़े जारी किए गए हैं, इसके हिसाब से भारत का जो लिंगानुपात है अभी 2021 में 900 रहने वाला है, और 2011 के आंकड़ों के हिसाब से हमारा लिंगानुपात या पूरे देश का लिंगानुपात जो था वो था 943। इसका मतलब है कि आप देख रहे हो कि 43 का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है, 43 की कमी देखने को मिली है। 2021 के एस्टिमेटेड आंकड़ों के हिसाब से, जो संभावित आंकड़े हैं उसके हिसाब से मैक्सिमम होने वाला है हमारा छत्तीसगढ़, उसके बाद सेकंड है केरल, थर्ड है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। मिनिमम अगर देखें तो सबसे कम आंकड़े हो सकते हैं आपका हरियाणा में, उससे थोड़ा ज़्यादा है उत्तराखंड में, और उससे थोड़ा ज़्यादा है दिल्ली में। 2021 के आंकड़ों के हिसाब से एस्टिमेशन है कि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के लिए जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 955 रहने वाला है 2021 के हिसाब से, जबकि 2011 में हमने देखा कि 991 हमारा लिंगानुपात रहा है। मतलब हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 36 कम होने वाला है। ठीक है, 36 की कमी होने वाली है। अगला है टोटल फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट या प्रजनन दर का मतलब है कि कोई महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है। भारत में यह एस्टिमेटेड है कि 2021 से लेकर के 25 तक हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट रहने वाला है वो है 1.94। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए यह आंकड़े घोषित किए गए हैं 2.05, जबकि 2011 के जो आंकड़े थे उसके हिसाब से हमारा जो अभी जो लेटेस्ट डेटा है 2009 से 11 के लिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ कितना है 2.8 के साथ यहाँ पे प्रजनन दर है। 2009 से 11 के लिए प्रजनन दर छत्तीसगढ़ में है 2.8, जो कि घट करके 2.05 होने वाला है 2021 से 25 के लिए। अगला है टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है 2021 से 25 के लिए। एस्टिमेटेड है बिहार में सबसे ज़्यादा रहने वाला है 2.92, और सबसे कम रहने वाला है वेस्ट बंगाल में 1.51। अगला है प्रवास या माइग्रेशन। माइग्रेशन की अगर चर्चा करें तो इसका मतलब होता है कि एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना। माइग्रेशन का जो आंकड़ा जारी हुआ है 2021 से 25 के लिए एस्टिमेटेड आंकड़े हैं, बताया गया है कि दिल्ली से माइग्रेशन सबसे कम है 1.08%। ठीक है, दिल्ली माइग्रेशन के मामले में सबसे कम है 1.08%, और बिहार यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे निगेटिव माइग्रेशन है, यहाँ पे आते नहीं हैं लोग, यहाँ से चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे माइग्रेशन कितना है 0.09। यहाँ पे आने वाले लोग कम हैं, यहाँ से जाने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, अगला है 33 जिलों के हिसाब से कुछ आंकड़े दिए गए हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से जो जनसंख्या है 2011 के हिसाब से रायपुर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है, उसके बाद दुर्ग, फिर बिलासपुर। वहीं बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ये सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। 2023 के लिए जो एस्टिमेटेड जनसंख्या घोषित की गई है
छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2.55 करोड़ से बढ़ करके 3.01 करोड़ होने वाली है, जहाँ पे रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग ये टॉप 3 जिले होने वाले हैं और सबसे कम जनसंख्या वाले बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ये जिले हैं। अगला है साक्षरता दर के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे में साक्षरता दर 2011 के भी आंकड़े दिए गए हैं और 2023 का एस्टिमेटेड आंकड़ा भी दिया गया है। 2011 के हिसाब से दुर्ग, रायपुर और बालोद ये सबसे ज़्यादा साक्षर जिले हैं, जबकि नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा ये सबसे कम साक्षर जिले हैं। 2023 में भी आंकड़े यही रहने वाले हैं, क्रम यही रहने वाला है। दुर्ग, रायपुर और बालोद सबसे ज़्यादा शिक्षित जिले हैं और नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा ये सबसे कम शिक्षित जिले हैं। शिक्षा के आंकड़ों की अगर चर्चा करें तो साक्षरता दर 70% से बढ़कर के लगभग 74% पर पहुंच गई है। 2011 के हिसाब से 70.28 है, जबकि नए आंकड़ों के हिसाब से 74.5% होने वाला है। एसटी जनसंख्या की चर्चा करें तो 2023 के हिसाब से बस्तर, जशपुर और कोरिया ये सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन वाले ज़िले हैं और सबसे कम है आपका सारंगढ़ बिलईगढ़, इसके अलावा आपका खैरागढ़ और सबसे कम होने वाला है बेमेतरा। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन वाले ज़िले होने वाले हैं, सबसे कम दुर्ग, बेमेतरा और रायपुर। एसटी पॉपुलेशन कुल संख्या की बात की जाए तो 89.67 लाख, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 29.71% कवर करता है। यहीं एससी पॉपुलेशन की चर्चा की जाए तो 2011 के हिसाब से रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग ये सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन वाले ज़िले हैं। बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा ये सबसे कम एससी पॉपुलेशन वाले ज़िले हैं। प्रतिशत के हिसाब से सारंगढ़, बिलाईगढ़, मुंगेली और जांजगीर चांपा ये टॉप 3 जिले होने वाले हैं, जबकि नारायणपुर, बस्तर और सुकमा ये सबसे कम एससी पॉपुलेशन वाले ज़िले होने वाले हैं। कुल जनसंख्या 32.74 लाख है और जो हमारे टोटल पॉपुलेशन का 12.82% कवर करता है। अगला है जनसंख्या या जनघनत्व की बात की जाए तो 2011 के आंकड़ों के हिसाब से दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले हैं, जहाँ पे दुर्ग जो है वो 749 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर कवर करता है और बीजापुर सबसे कम 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास करते हैं। तो 2011 के हिसाब से टॉप 3 जिले हैं दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और बॉटम 3 हैं सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर। 2023 के लिए जो आंकड़े संभावित हैं वहाँ पे रायपुर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला होने वाला है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर क्रम में क्या परिवर्तन हुआ है, पहले रायपुर सेकंड नंबर पर था, अब रायपुर फर्स्ट नंबर पर आ गया है। रायपुर में 932 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर संभावित हैं, सेकंड है दुर्ग और तीसरा है बिलासपुर। बॉटम 3 अभी भी सेम रहने वाले हैं, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर। ओवरऑल जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के हिसाब से था 189 और 2023 के लिए संभावित है 223। ठीक, तो 189 2011 के हिसाब से था और एस्टिमेटेड है 2023 के लिए 223 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है स्टेट जीडीपी में स्टेट जीडीपी के 2022-23 से संबंधित संभावित आंकड़े जो कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं। ठीक, कुछ संभावित आंकड़े हैं और वृद्धि की चर्चा की गई है। स्टेट जीडीपी में स्थिर कीमत पर वर्तमान में अगर पूछा जाए कि हमारा जो जीडीपी का साइज़ कितना है स्टेट जीडीपी का 2.89 लाख करोड़ रुपए, ये हमारे राज्य की जीडीपी का साइज़ है वर्तमान में स्थिर मूल्यों पर 2.89 लाख करोड़ रुपए।
कितने वृद्धि देखी गई है? तो स्थिर कीमत पर 8% की वृद्धि देखी गई है, जबकि प्रचलित कीमत पर हमारे जीडीपी का साइज है अभी 4.57 लाख करोड़। वृद्धि कितनी देखी गई है? 12.6%। पिछले वर्ष की तुलना में 12.6% की वृद्धि देखी गई है। स्थिर कीमतों पर हमारे जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर हैं, यहाँ पर क्या सीन है? तो प्राइमरी सेक्टर में कृषि क्षेत्र में 5.9% की वृद्धि है, कृषि उद्योग क्षेत्र में 7.8% की वृद्धि है और सेवा क्षेत्र में 9.21% की वृद्धि है। देखिए ये आंकड़े बिल्कुल इसी तरीके से एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में पूछने का यही ट्रेंड देखने को मिला है। ठीक, अब कृषि क्षेत्र में आपको पता है कि कई सारी चीज़ें शामिल होती है। एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर शामिल होता है। तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसकी हुई है? ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फिशरीज़ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा 7.09% की वृद्धि देखने को मिली है और सबसे कम वृद्धि हुई है वन उद्योग में। वन उद्योग में 4.05% की वृद्धि हुई है। ये प्रश्न जो है वो आंकड़े पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में। वन उद्योग में या वानिकी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, ऐसा प्रश्न हमको देखने को मिला है। अगला है उद्योग। उद्योग में 7.8% की वृद्धि हुई है, जबकि उद्योग में ही आपका विद्युत, गैस और जलापूर्ति, इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि 11.14% देखने को मिला है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि 5.02%। वहीं सेवा क्षेत्र में ओवरऑल 9.21% वृद्धि, जबकि सेवा क्षेत्र के अंदर ही एक कैटेगरी है व्यापार की। व्यापार में सबसे ज़्यादा वृद्धि 16.95%, जबकि स्थावर संपत्ति में 1.64% की वृद्धि देखने को मिली है। ये तो सारा डाटा था हमारा स्थिर कीमत पर। प्रचलित कीमत के हिसाब से कृषि क्षेत्र में 10.7%, उद्योग क्षेत्र में 12.21% और सेवा क्षेत्र में 14.43% की वृद्धि देखने को मिली है। ओवरऑल कृषि क्षेत्र में पशुपालन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है 11.11% और सबसे कम वन उद्योग में 9.67%। उद्योग क्षेत्र की चर्चा करें तो विद्युत, गैस, जलापूर्ति यहाँ पे सबसे ज़्यादा 12% की वृद्धि दर्ज की गई है प्रचलित कीमतों पर और विनिर्माण क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि 7.67% दर्ज की गई है। सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि लगभग 23% की आसपास वृद्धि दर्ज की गई है और सबसे कम वृद्धि स्थावर संपत्ति में 4.99%। ये सारा डाटा था आपका प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, तो प्रचलित कीमतों के हिसाब से ये सारी डाटा थे और स्थिर कीमतों के हिसाब से अलग डाटा हैं। अगला हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में पीडीएस के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब पीडीएस के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं इसको ज़रा देखते हैं। पूछा गया है कि राज्य में कौन सा अधिनियम लागू है। यहाँ पे याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 लागू किया गया है और खाद्य सुरक्षा देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। दूसरी तरफ पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया गया है, जो कि 5 जून 2013 से लागू है और यह पूरे देश भर में लागू है। ठीक है, यह पूरे देश में खाद्य सुरक्षा मुहैया करवाता है। पीडीएस शॉप्स की अगर चर्चा करें तो पूरे राज्य भर में लगभग 13,507 शॉप्स खोले गए हैं, जहां से हमको कम कीमतों पर अनाज प्राप्त होते हैं, या बीपीएल एपीएल जो लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है उनको फूड की सप्लाई करने के लिए, चावल, गेहूं इनकी सप्लाई करने के लिए 13,507 पीडीएस शॉप
उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं। इनमें से 11,829 शॉप रूरल एरिया में है, जबकि 1,678 शॉप अर्बन एरिया में खोले गए हैं। और इनमें से जो 13,507 शॉप हैं, इनमें सबसे ज़्यादा शॉप खोले गए हैं हमारे बिलासपुर ज़िले में, और सबसे कम शॉप हमको मिलेंगे नारायणपुर ज़िले में। ठीक है, उचित मूल्य की सबसे ज़्यादा दुकानें हैं बिलासपुर में, सबसे कम है नारायणपुर में। अगला है जो पीडीएस सिस्टम है, इसका कंप्यूटरीकरण शुरू कर दिया गया है 2007 से। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटरीकरण की शुरुआत कब से की गई है? तो 2007-8 से। और आवंटन में कंप्यूटरीकृत आवंटन शुरू किया गया है वर्ष 2008 से। इस पूरे सिस्टम को निगरानी रखने के लिए और शिकायत दर्ज करने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है सरकार के द्वारा, 1967। पीडीएस सिस्टम से संबंधित कोई भी समस्या है, आपको अगर राशन नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, या फिर किसी तरीके की धांधली हो रही है, उसकी शिकायत दर्ज की जा सकती है 1967 इस पर कॉल करके। अगला है वन नेशन वन राशन कार्ड। ये स्कीम पिछले साल से सुर्खियों में है। पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड कब से शुरू किया गया है? वित्तीय वर्ष 2022-23 से इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप देश में कहीं पे भी अपना राशन ले सकते हैं। इसके लिए टोटल 13,443 पीडीएस शॉप को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, हमने देखा ना कि टोटल कितने पीडीएस शॉप हैं, 13,507, लेकिन केवल 13,443 पीडीएस शॉप जो है वो वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सार्वभौमिक पीडीएस, मतलब हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अनाज मिलना चाहिए। इस सिस्टम की शुरुआत की गई है 2 अक्टूबर 2019 से। इसके अंतर्गत टोटल 91% पॉपुलेशन को कवर कर लिया गया है। ठीक है, आजकल आपको पता होगा कि बीपीएल के साथ में एपीएल कार्ड भी बनाया जाता है, जहाँ पे 10 रुपये किलो चावल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो सार्वभौमिक पीडीएस है, इसका मतलब ये है कि देश के सभी नागरिकों को खाद्य सुरक्षा कम से कम मुहैया की जा सके, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। जो व्यक्ति चाहता है अपना राशन कार्ड बनवाना, वो ज़रूरी दस्तावेज लेकर के अपना डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। जो बीपीएल कैटेगरी के हैं उनको बहुत कम कीमत पे मिलेगा अनाज, जो एपीएल कैटेगरी के हैं उनको ज़्यादा कीमत पे करनी पड़ेगी, बस यही डिफरेंस है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य में राशन कार्डधारी कितने लोग हैं? तो हमारे यहाँ टोटल राशन कार्डधारी परिवार 72,71,451, या यूँ कह सकते हैं कि इतने कार्ड हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं राज्य भर में, 72,71,451। इसमें जो डिफरेंट कैटेगरी के कार्ड होते हैं, बीपीएल कार्ड हो गया, एपीएल कार्ड हो गया, अंत्योदय कार्ड हो गया, अन्नपूर्णा योजना वाला कार्ड हो गया, विकलांगों के लिए जो अलग से कार्ड बनता है, जितने तरीके के कार्ड होते हैं सभी को शामिल किया गया है। ठीक है, तो टोटल राशन कार्डधारी परिवार 72,71,451। अब राशन कार्ड या पीडीएस स्कीम के अंदर कौन कौन सी सामग्री वितरित की जाती है, कितनी वितरित की जाती है? तो सामग्रियों के वितरण के क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा वितरण होता है चावल, सेकंड नंबर पर है नमक, इसके बाद शक्कर और इसके बाद चना। ठीक है, वितरण का जो क्रम है उसमें सबसे ज़्यादा है चावल, सेकंड नंबर पे है नमक, तीसरा है शक्कर और चौथा है चना। इसके अलावा भी ट्राइबल एरिया में कुछ चीज़ें वितरित की जाती है, उनको गुड़ भी दिया जाता है। ठीक, कई जगहों पे केरोसिन का सिस्टम था, पता नहीं अभी वर्तमान समय में केरोसिन मिलता है या नहीं, पर ट्राइबल एरिया में गुड़ भी दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ से। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको पता है कि जो हमारा खाद्यान्न होता है इसको सरकार एमएसपी पर खरीदती है। एमएसपी कौन जारी करता है? एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है आप बताइएगा? एमएसपी जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो एमएसपी जारी करने का काम होता है केंद्र सरकार के सीएसीपी का, सेंट्रल एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ठीक, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसके द्वारा जारी किया जाता है, यह केंद्र का एक संगठन है। टोटल 23 फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है और रबी खरीफ के लिए अलग अलग एमएसपी जारी किया जाता है। वर्तमान समय में 7 खाद्यान्न, 5 दलहन,
7 तिलहन और 4 वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी किया जाता है। वर्ष 2022-23 के लिए धान का जो एमएसपी था, नॉर्मल कैटेगरी के धान के लिए था 2040 और एक क्वालिटी के लिए धान के लिए था 2060। बाजरा के लिए 2350, मक्का के लिए 1962, उड़द के लिए 6600 और मूंगफली के लिए 5850 ये एमएसपी घोषित किया गया था। अगला है वर्ष 2023-24 में रबी की जो फसल होने वाली है इसके लिए आंकड़े जारी किए गए हैं और गेहूं के लिए 2125 रुपये, चना के लिए 5335 ये प्राइस जारी किया गया है एमएसपी में। ठीक है। अगला है धान की खरीदी कौन करता है। धान की खरीदी की जाती है मार्कफेड के द्वारा और वर्तमान में पिछले साल 2023 में 1 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी 1 नवंबर 2022 से लेकर के 31 जनवरी 2023 तक धान की खरीदी की गई है। मैक्सिमम 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। मतलब इतना घोषित किया गया था कि एक व्यक्ति 1 एकड़ के पीछे 15 क्विंटल धान बेच सकता है। मतलब किसी किसान के पास अगर 4 एकड़ धान है, 4 एकड़ खेत है, तो वो 15 के हिसाब से 15 चौक 60 एकड़ धान ही बेच सकता है। अगर उससे ज़्यादा उसकी पैदावार हो गई है तो उस धान को बाहर कहीं बेच सकता है ओपन मार्केट में, लेकिन सरकार उसको नहीं खरीदेगी। ठीक है। अगला है कितना लक्ष्य घोषित किया गया था। तो 2022-23 के लिए 107.53 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। टोटल 2497 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे और यहाँ पे जो धान भरने के लिए बोरा होता है जिसको हम बारदाना कहते हैं, ठीक, इसको बारदाना कहा जाता है। परीक्षा में बारदाना ये शब्द प्रयोग किया जाएगा, बोरा वहाँ पे नहीं लिखेगा। तो बारदाने के लिए 25 रुपये दिए जाएंगे हर एक किसान को। ठीक, 25 रुपये के हिसाब से इनको बारदाना, या तो बारदाना सरकार स्वयं उपलब्ध कराएगी या तो इनको 25 रुपये बारदाना या बोरा के लिए अलग से दिया जाएगा। अगला है मक्का। मक्का का जो प्राइस है कितना घोषित किया गया है ये तो आप देखेंगे यहाँ पे। मक्का के लिए 1962 घोषित किया गया था। मक्का की खरीदी कौन करता है। मक्का की खरीदी की जाती है नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक मक्का की खरीदी की जाएगी, मतलब की गई थी, और 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा गया था। ठीक है। इसके अलावा चावल उत्सव की शुरुआत की गई है वर्ष 2008 से। ये बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। अगला वित्तीय समावेशन से संबंधित कुछ स्कीम है जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना वर्ष 2014 से शुरू किया गया है। अब पिछले साल का जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें क्या आंकड़े दिए गए हैं, उसमें नए आंकड़े ये आए हैं कि 2022 तक देश में लगभग 47.83 करोड़ खाताधारक हो चुके हैं जन धन योजना के अंतर्गत। अगला एक स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसमें पहले 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम होता था, अब इसको बढ़ा करके 436 रुपये कर दिया गया है 1 जून 2022 से। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 2015 में ही शुरू किया गया है। पहले 12 रुपये इसका प्रीमियम होता था। ये प्रश्न पूछा गया है ना, कि प्रीमियम कितना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए, तो करेक्ट आंसर है 12। उस समय जब पूछा गया था तो करेक्ट आंसर था 12। अब कितना है 20 रुपये 1 जून 2022 से। अगला है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत आप 59 की एज तक कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और 60 साल या 60 साल के बाद आपको आपका पैसा, जैसा भी आप अपना पॉलिसी लेते समय जिस हिसाब से आपको पेंशन चाहिए रहेगा उसके हिसाब से आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। मान लो आप 1000 रुपये पेंशन लेना चाहते हैं 60 साल की एज के बाद में, तो आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और 5000 चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो इनके रेशो में आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। ठीक, तो प्रीमियम की राशि यहाँ पर निर्धारित नहीं है, कितना पेंशन लेना चाहते हैं आप वो निर्धारित है। मिनिमम 1000 से लेकर के मैक्सिमम 5000 तक की पेंशन आप ले सकते हैं। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना, 2015 से शुरू किया गया था। इसमें कोई व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपनी 2 पुत्रियों के लिए
250 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक वार्षिक जमा कर सकता है। इसमें कई सारे और भी पॉइंट्स हैं, पर ज़रूरी क्या है हमारे लिए जानना कि मिनिमम या मैक्सिमम कितना जमा हो सकता है। तो 250 रुपये मिनिमम से लेकर के 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम है प्रतिवर्ष। अगला है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के बारे में आपको पता है कि यह एक लोन से संबंधित योजना है जिसमें शिशु, किशोर और तरुण, ये 3 अलग अलग स्लैब में ऋण दिए जाते हैं। 50,000, 5 लाख और 10 लाख, ये 3 ऋण के स्लैब हैं। मतलब 0 से लेकर के 50,000 तक, 50,000 से 5 लाख तक और 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण आपको मिल सकते हैं अलग अलग स्लैब के अंदर में। पहला है शिशु ऋण, दूसरा है किशोर, तीसरा है तरुण ऋण। अगला है रुपे कार्ड। 2014 में इसको शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया है NPCI, केंद्र की एजेंसी है NPCI, इसके द्वारा। अगला है ई शक्ति योजना। 2015 से शुरू किया गया है, नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जो स्व सहायता समूह हैं, इनको वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए या वित्तीय सेवाओं से जोड़ने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प करने के लिए यह स्कीम शुरू किया गया था, ई शक्ति योजना। अगला है यहाँ पे जब हम चर्चा कर रहे थे कि जीडीपी में किस स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत के हिसाब से कितनी वृद्धि है या कितनी भागीदारी है, वहीं पे कुछ और आंकड़े यहाँ पर ध्यान रखने हैं आपको। स्थिर कीमत के हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर की भागीदारी कितनी है? 16.91%, और इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी है फसल की, 9.89%। ठीक है, इसी 16 में से 9.89% आपका फसल क्षेत्र की भागीदारी है। ठीक है, इसी 16 में से। अगला है उद्योग की कितनी भागीदारी है स्थिर कीमत के हिसाब से? 49.88%, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भागीदारी है 18.67%। तीसरा है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र की कुल भागीदारी है स्थिर कीमतों के हिसाब से 33.21%, जहाँ पे स्थावर संपत्ति इसकी भागीदारी है 7.28%। नेक्स्ट, प्रचलित मूल्य के हिसाब से कृषि क्षेत्र की भागीदारी है 21.79%, जहाँ फसल क्षेत्र 12.29% है। उद्योग क्षेत्र की भागीदारी है 42.28%, जहाँ विनिर्माण क्षेत्र 13.67% है। सेवा क्षेत्र की भागीदारी है 35.93%, और इसमें जो अदर सोर्सेज हैं उनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा है 8.4%। ठीक, सेवा क्षेत्र में आपको पता है व्यापार, वाणिज्य या अन्य सभी, होटल हो गया, रेलवे यातायात हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब कुछ आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अदर सोर्सेज हैं इनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा है 8.4%। अगला है पर कैपिटा इनकम के बारे में, और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न लगभग आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? देश की कुल संपत्ति को अगर देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे और एक व्यक्ति के लिए जो भी संख्या निकल के आएगी उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। इसको भी 2 प्रकार से जारी किया जाता है, एक है स्थिर भाव पर, एक है प्रचलित कीमत पर। छत्तीसगढ़ के लिए इंडिविजुअली पर कैपिटा इनकम कितना है? स्थिर भाव पर है 96,242, जबकि प्रचलित कीमत पर है 1,33,398। यही चीज़ इंडिया के लिए कितनी है? भारत के लिए निर्धारित किया गया है प्रचलित कीमत पर 1,70,620। प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ की जो पर कैपिटा इनकम है इसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 10.93%, जबकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है यहाँ पे 13.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ये फैक्ट जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है कि कौन से सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो पर कैपिटा इनकम वाले टॉपिक से लगभग रिपीट होते ही हैं प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे जो लेटेस्ट डेटा है वो आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमको देखना है कृषि से संबंधित कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि वन लाइनर फैक्ट है, बिल्कुल याद रखते चलिएगा। छत्तीसगढ़ में अभी रिसेंटली जो डेटा आया है उसके हिसाब से किसान क्लब 700 हैं, किसान उत्पाद संगठन 57 है, कृषि उपज मंडी 69 है और उप मंडी 118 है। इसके अलावा सहकारिता की अगर चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, जिसको हम एपेक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसकी कुल 326 शाखाएं हैं। सबसे ज़्यादा रायपुर में है, 71 शाखाएं। अगला है प्राथमिक कृषि साख समितियां, 2058 है। नेक्स्ट है इथेनॉल प्रोडक्शन से संबंधित प्रस्तावित जो संयंत्र हैं, महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर और भूरमदेव शक्कर कारखाना कवर्धा में प्रस्तावित हैं। ठीक है, इथेनॉल के बारे में बात हो रही है। एक चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ एनर्जी प्लांट, कुछ विद्युत संयंत्र जो हैं वो इन जगहों पे लगाए जा चुके हैं। भूरमदेव में ऑलरेडी 6 मेगावाट का एक विद्युत संयंत्र कार्यरत है। यहाँ चर्चा हो रही है इथेनॉल प्लांट की। इथेनॉल क्या है, इसकी चर्चा हम किसी क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं प्रीवियस कक्षाओं में इथेनॉल से संबंधित बातों की चर्चा कर चुका हूँ। करंट अफेयर में भी इसकी चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट है कृषक परिवारों के बारे में। छत्तीसगढ़ में कुल 40.1 लाख कृषक परिवार हैं, जिसमें 80% जो किसान हैं वो लघु एवं सीमांत कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैविक खेती के बारे में। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में जैविक खेती की जा चुकी है या इन 5 राज्यों को जैविक जिला घोषित किया गया है। सूरजपुर, आपका बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और गरियाबंद। इसके अलावा कृषि कर्मण पुरस्कार, छत्तीसगढ़ को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। धान के लिए 3 बार, दलहन के लिए 1 बार और ओवरऑल खाद्यान्न के लिए 1 बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला है मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के बारे में। 11 मंडियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है, जबकि 111 मिनी प्रयोगशाला बनाए गए हैं। ठीक है, सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में कितने मिनी प्रयोगशाला कार्यरत हैं, तो 111 मिट्टी प्रयोगशाला कार्यरत हैं। आदर्श मंडी, टोटल 5 मंडियों को आदर्श मंडी का दर्जा दिया गया है। कौन कौन से हैं? धमतरी, कवर्धा, आपका कुरुद, मुंगेली और राजनांदगांव। धमतरी, कवर्धा, कुरुद, मुंगेली और राजनांदगांव, ये 5 जगहों पे आदर्श मंडी स्थापित किए गए हैं। आदर्श मंडी का मतलब है जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी फैसिलिटी डेवलप की गई हो, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बढ़िया हो, ड्रेनेज की सिस्टम पर्याप्त हो, शेड वगैरह पर्याप्त हो, उनको कहा जाता है आदर्श मंडी। अगला है किसान उपभोक्ता बाजार। छत्तीसगढ़ में कुल 9 किसान उपभोक्ता बाजार स्थापित किए गए हैं। अगला है ई नैम के बारे में, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ई नैम के अंतर्गत देश भर के 585 कृषि उपज मंडियों को कनेक्ट करने का लक्ष्य रखा गया था और इनको आपस में कनेक्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ के 14 मंडी इसमें शामिल हैं। अगला पॉइंट है फसल रकबा के हिसाब से छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पैदावार होता है धान, सेकंड है चना, तीसरा है लाख या लाखड़ी, उसके बाद है गेहूं और लास्ट है मक्का। ठीक है, फसल रकबा के हिसाब से सबसे ज़्यादा एरिया में धान, फिर चना, फिर लाखड़ी, फिर गेहूं, फिर मक्का उगाया जाता है। अगर उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैदावार होता है मक्का का, उसके बाद सबसे ज़्यादा पैदावार होता है धान का, फिर मक्का, चना, फिर गेहूं, फिर लाखड़ी। ठीक है, ये दोनों क्रम याद रखिएगा, प्रश्न पूछे गए हैं दोनों से। रकबा कितना है, किसका सबसे ज़्यादा है, और उत्पादन किसका सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है खरीफ फसल के बारे में। खरीफ में सबसे ज़्यादा उत्पादन है धान का और रबी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चना का। अगला है जो एरिया इरिगेशन, जिस एरिया में खेती की जाती है उसके हिसाब से यहाँ पे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है छत्तीसगढ़ में, 46.30 लाख। और ऐसा कितना एरिया है जहाँ पे डबल फसल लिया जाता है, दुफसली क्षेत्र कहाँ कितना है, 10.73 लाख हेक्टेयर। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 46.30 लाख हेक्टेयर, दुफसली क्षेत्र 10.73 लाख हेक्टेयर। अगला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र के मामले में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है, तो राजनांदगांव सबसे ऊपर है और नारायणपुर सबसे पीछे है। दुफसली क्षेत्र के मामले में राजनांदगांव दोबारा आगे है और बीजापुर सबसे पीछे है।
उद्यानिकी रकबा और उत्पादन की अगर चर्चा करें तो दोनों ही मामलों में, चाहे रकबा या उत्पादन क्षेत्र की बात करें या टोटल उत्पादन की बात करें, क्रम यही है। सबसे ज़्यादा रकबा होता है सब्जी का और सबसे कम रकबा होता है औषधि का। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सब्जी का और सबसे कम उत्पादन होता है औषधि का। ठीक है, तो इस क्रम को देख लीजिएगा एक बार, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। सब्जी, फल, मसाला, फूल और औषधि। ठीक है, सब्जी, फल, मसाला, फूल और औषधि, ये क्रम है आपके रकबा के हिसाब से भी और उत्पादन के हिसाब से भी उद्यानिकी फसलों के लिए। अगला है सिंचाई क्षमता के बारे में। छत्तीसगढ़ में कुल सिंचाई क्षमता वर्तमान में 21.47 लाख हेक्टेयर में सृजित की जा चुकी है 2022 की कंडीशन में। छत्तीसगढ़ गठन से अभी तक देखें तो टोटल 8.19 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है इसमें। वर्ष 2000 की तुलना में 8.19 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है और अब टोटल 21.47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है। सिंचाई का प्रतिशत अगर देखा जाए तो यह है 38.75%, जबकि सिंचाई क्षमता है 36%। अगला है छत्तीसगढ़ में कुछ प्रमुख परियोजनाओं की अगर चर्चा करें सिंचाई के लिए तो 8 बृहद परियोजनाएं, 38 मध्यम परियोजनाएं, 2477 लघु परियोजनाएं, 30 नलकूप और 806 एनीकट बनाए गए हैं। इनमें से कुछ निर्माणाधीन है, जैसे कि 4 बृहद सिंचाई परियोजनाएं, 0 मध्यम, 340 लघु, 1 नलकूप और 199 एनीकट अभी निर्माणाधीन है। सिंचाई के स्रोतों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सिंचाई होती है नहर से, उसके बाद सेकंड है नलकूप से और थर्ड है तालाब से। यह सीक्वेंस भी पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा सिंचाई किस सोर्स से होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नहरों से। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 3 लोकेशंस को शामिल किया गया है। ठीक है, 3 नदियों पर यह योजना संचालित है। एक है केलो, फिर है खारंग और एक है मनियारी नदी। उसके अलावा कुछ बैराज भी डेवलप किए गए हैं छत्तीसगढ़ में। टोटल 17 बैराज बनाए गए हैं, जिसमें से 15 बन चुके हैं और 2 निर्माणाधीन है। ठीक है, अगला है ग्रामोत्थान योजना। ग्रामोत्थान योजना संबंधित है पशु नस्ल सुधार से। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2006-07 से। ठीक, तो इकोनॉमिक सर्वे में कृषि से संबंधित और हमारे जो पशुपालन है इनसे संबंधित ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला चैप्टर है वानिकी के बारे में। वानिकी वाले चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि स्टेट जीडीपी में कितना योगदान है, तो वानिकी का कुल योगदान है 3.19%। ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 868,827 लाख रुपए इतना कंट्रीब्यूशन किया जाता है वानिकी सेक्टर के द्वारा। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके द्वारा वर्ष 2021 में आंकड़े जारी किए गए हैं। यह 17वें नंबर का आंकड़ा है, मतलब 17वां एडिशन है ISFR के आंकड़े का। हर 2 साल में इसको जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में, उत्तराखंड में। इस आंकड़े के अनुसार बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में टोटल वन आवरण कितना है 21.71% और वृक्ष आवरण कितना है 2.91%। ओवरऑल 24.62% ये आंकड़े जारी किए गए हैं। ठीक, अब ओवरऑल इंडिया में छत्तीसगढ़ की क्या पोजीशन है ये बताया गया है। तो एरिया के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वाला राज्य है, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये टॉप 3 एरिया वाले राज्य हैं। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है मिजोरम में, सेकंड है अरुणाचल में और तीसरा है मेघालय में। एरिया और प्रतिशत अलग अलग याद रखिएगा, दोनों से प्रश्न पूछे गए हैं। यूनियन टेरिटरी की चर्चा करें तो जम्मू कश्मीर में एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है और लक्षद्वीप में प्रतिशत के हिसाब से। अगला है वृद्धि के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है, फिर तेलंगाना में और थर्ड है उड़ीसा में। फॉरेस्ट में वृद्धि के हिसाब से बात की जाए तो
आंध्र प्रदेश, ये ANP ये अरुणाचल प्रदेश की सॉरी आंध्र प्रदेश के बारे में बताया गया है, और ARP जो है वो अरुणाचल है। ARP अरुणाचल, ANP आंध्र। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। वृद्धि के क्रम में देखा जाए तो सबसे छत्तीसगढ़ 7वें नंबर पर है, जहाँ 106 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट की वृद्धि हुई है। कमी के हिसाब से देखा जाए तो अरुणाचल में फॉरेस्ट कम हुआ है, 257 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट यहाँ पर घट गया है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में सेकंड है, गुजरात में थर्ड है, अंडमान एंड निकोबार में। अगला एक फैक्ट दिया गया है कार्बन स्टॉक के बारे में। फॉरेस्ट एरिया जो कार्बन इकट्ठा करके रखते हैं, तो उस कार्बन के स्टॉक के हिसाब से देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक किया हुआ है, सेकंड है MP और थर्ड है छत्तीसगढ़। अगला है वन आवरण और वन क्षेत्र के बारे में। वन आवरण वन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ थर्ड नंबर पर है। जब भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार हमसे गलती हुई है, कई बार वन आवरण और वन क्षेत्र के लिए सीक्वेंस अलग अलग दिया गया है, ठीक है, बुक्स में सीक्वेंस अलग अलग दिया गया है, लेकिन एग्जामिनर ने जो भी पूछा हो, चाहे वन आवरण पूछा हो या वन क्षेत्र पूछा हो, दोनों ही कंडीशन में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग आपको थर्ड लेनी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ थर्ड रैंक पर है, ये मान करके चलिए, याद करके चलिए, क्योंकि अगर ये प्रश्न रिपीट हुआ और अगर आपने फिर फोर्थ लगाया, क्योंकि कुछ जगहों पे छत्तीसगढ़ की रैंकिंग जो है वो फोर्थ है। असल में कुछ आंकड़े जो है वो केंद्र के द्वारा जारी किए गए हैं और कुछ आंकड़े जो है वो राज्य के द्वारा जारी किए गए हैं। तो केंद्र के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ थर्ड है, जबकि राज्य के हिसाब से फोर्थ है। तो यहाँ पे विवाद को आप साइड कीजिए और मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ को हमें हमेशा थर्ड मान करके चलना है, चाहे वन क्षेत्र पूछे चाहे वन आवरण पूछे, है ना। अगला है 18 जिलों के हिसाब से कुछ आंकड़े दिए गए हैं। टोटल एरिया कितना है? एरिया के हिसाब से हमारा जो आपका सरगुजा है फर्स्ट प्लेस पर है, बीजापुर सेकंड है, दंतेवाड़ा थर्ड प्लेस पर है। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो फॉरेस्ट कवर के हिसाब से परसेंट जो है वो नारायणपुर में सबसे ज़्यादा है, बीजापुर में उससे कम और कोरिया में उससे कम है। मतलब टॉप 3 जिले एरिया के हिसाब से हैं सरगुजा, बीजापुर और दंतेवाड़ा। प्रतिशत के हिसाब से टॉप 3 जिले हैं नारायणपुर, बीजापुर और कोरिया। इसके अलावा जब आप फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो आपको 2 आंकड़े और पढ़ने को मिलते हैं। एक है वर्गीकरण के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी कैटेगरी में कितना फॉरेस्ट है। सबसे पहला है आरक्षित, दूसरा है संरक्षित और तीसरा है अवर्गीकृत वन। ये जो आरक्षित और संरक्षित वन है इनका प्रतिशत कितना है? 43%, 43.13% आरक्षित वन और 40.22% संरक्षित वन। इसके बाद जितने को भी आरक्षित संरक्षित नहीं रखा गया है वो है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत कैटेगरी में लगभग 16.65% वन आते हैं, ठीक है। अलग अलग सोर्सेस में ये फॉरेस्ट कवर बताया गया है। 59772 या 59816 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल छत्तीसगढ़ में। अगला है छत्तीसगढ़ में वन विकास निगम। मई 2001 में इसको गठित किया गया था। 9 वन परियोजना मंडल है और 3 औद्योगिक वन परियोजना मंडल हैं, ठीक। लघु वनोपज खरीदी के मामले में अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 2023 तक 65 चीज़ों को या 65 लघु वनोपज को खरीदा जाता था, लेकिन अब इसमें 2 और बढ़ा दिया गया है। तो 2023 में 2 और बढ़ के अब टोटल 67 लघु वनोपज हैं जिनको खरीदा जाता है। अगला है स्टेट GDP में स्थिर मूल्य पर इनका कितना योगदान है। तो 4.05% इनमें वृद्धि हुई है और 2022-23 के आंकड़ों के हिसाब से जो वानिकी क्षेत्र है उसमें 4.05% इसकी वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है औषधीय पादप बोर्ड के बारे में। औषधि पादप बोर्ड इसको स्थापित किया गया था 28 जुलाई 2004 को। नेक्स्ट है खनिज के बारे में। खनिज संसाधन के मामले में छत्तीसगढ़ की क्या पोजीशन है और क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं इसको देखते हैं। पूछा गया है कि खनिज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या इसकी भागीदारी कितनी है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए हैं। तो 2022-23 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से खनिज का कुल मूल्य में योगदान होता है 29,307 करोड़ रुपए। वृद्धि के हिसाब से देखा जाए तो 10.74% की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले साल के मुकाबले में। और भागीदारी के हिसाब से देखा जाए
तो ओवरऑल जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें 10.75% की कंट्रीब्यूशन करता है खनिज राजस्व। खनिज राजस्व मई 2022-23 के लिए 12,941 करोड़ रुपए घोषित किया गया है। ठीक है, इतनी प्राप्ति हुई है खनिज राजस्व के रूप में, जिसमें मुख्य खनिज से 97% और गौण खनिज से 3% की राशि प्राप्त हुई है। अगला है छत्तीसगढ़ में खनिज संस्थान न्यास। इसका घोषणा किया गया है 22 दिसंबर 2015 से इसको स्थापित किया गया है और खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत एक फंड बनाया गया है, इसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। इसमें जो भी रॉयल्टी प्राप्त होता है खनिज संसाधन से, उस रॉयल्टी का 10 से लेकर के 30% हिस्सा खनिज से खनिज वैरी करता है। अलग अलग खनिज के लिए अलग अलग रॉयल्टी दर निर्धारित की गई है। तो 10 से लेकर के 30% हिस्सा जो है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जमा किया जाता है और इस फंड का जो पैसा है उस लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ में खनिज मूल्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओवरऑल देश में सेकंड पोजीशन पर है। छत्तीसगढ़ देश का सेकंड सबसे ज़्यादा खनिज मूल्य कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं लौह अयस्क से और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है दंतेवाड़ा ज़िले से। ठीक है, लोहे से हमको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है और दंतेवाड़ा ज़िला सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। अगला है 2021-22 का जो लेटेस्ट आंकड़े हैं खनिज से संबंधित, वहाँ पे ये बताया गया है कि खनिज राजस्व में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाले तीन राज्य कौन कौन से हैं। तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, सेकंड है छत्तीसगढ़, तीसरा है आपका राजस्थान। उड़ीसा लगभग 44% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, छत्तीसगढ़ 17% के आसपास और राजस्थान 14% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। देश का जो भी खनिज राजस्व है उसमें ये प्रतिशत जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है। अगला है खनिज भंडार के बारे में। छत्तीसगढ़ में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से कोयला 20%, लोहा 21%, टिन लगभग 35% और हीरा 4% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है पूरे देश में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो खनिज संसाधन है ये ऑल ओवर इंडिया में कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो छत्तीसगढ़ ऑल ओवर इंडिया में 20%, कोयला 20%, लोहा 21%, टिन 35% और हीरा 4% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। खनिज के हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ खनिज राजस्व में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला खनिज है लोहा, सेकंड है कोयला, तीसरा है चूना, फिर है बॉक्साइट और चौथा है टिन। उत्पादन के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कोयला का, सेकंड है लोहा का और बाकी उसके बाद सीक्वेंस कंटिन्यू है। ठीक है, थर्ड है चूना, चौथा है बॉक्साइट और पांचवा है टिन। उत्पादन के क्रम में ये है। ठीक, तो खनिज राजस्व कंट्रीब्यूशन के हिसाब से लोहा, कोयला, चूना, बॉक्साइट, टिन और उत्पादन की क्वांटिटी के हिसाब से कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उसके बाद में लोहा, चूना, बॉक्साइट और टिन। अगला है CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह राज्य की एक संस्था है। इसकी स्थापना की गई थी 7 जून 2001 को। इसके अंतर्गत 5 परियोजनाएं संचालित है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यह 5 चीज़ों के उत्खनन का कार्य करता है। कौन कौन सा है? एक है कोयला, सेकंड है लोहा, अगला है कोरंडम, चौथा है बॉक्साइट और लास्ट है कैसेट्राइट। कैसेट्राइट जो है वो टिन का अयस्क है। तो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना की गई थी 7 जून 2001 को। प्रश्न पूछा गया है कि स्थापना के बारे में। यह 5 परियोजनाओं पर कार्यरत है: कोयला, लोहा, कोरंडम, बॉक्साइट और कैसेट्राइट, या इसको टिन के नाम से भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने लगभग आधा अपना इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट कंप्लीट किया है। इसके एक नेक्स्ट पार्ट में हम बचा हुआ जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट कर लेंगे और इस तरीके से ये सिर्फ इसको एक क्विक रिवीजन मान करके चलिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।